ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू जी। वेलकम बैक टू जहाँ से बिन सेम। तो आज हमने अपने फिज़िक्स का एक टॉपिक कैपेसिटर पढ़ना है, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट कैपेसिटर हमें पता होना चाहिए थी कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? चार्जेस एट रेस्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये है, तो पूरे चैप्टर में हमने इससे पहले ये सारा कुछ डिस्कस किया है। चार्जेस को डिस्कस करने के लिए हमने कूलम्स लॉ भी पढ़ा, और इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स या फील्ड को पढ़ने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ा, फिर फील्ड लाइंस को पढ़ा, फिर हमने फ्लक्स को पढ़ा, फिर हमने गॉस लॉ को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पोटेंशियल को पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ग्रेडियंट को पढ़ा। तो ये सारा कुछ हमने क्यों पढ़ा? तो आज कोई भी स्टडी जब हम करते हैं तो उसका अल्टीमेट गोल ये होता है कि हम जो है वो ह्यूमैनिटी की मदद किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हम कोई प्रैक्टिकल डिवाइस ऐसी बनाएं जिससे वाक़ईतन को फ़ायदा हो। तो हमने इस सारी स्टडी को कंक्लूड करते हुए साइंटिस्ट्स ने हमने नई एक डिवाइस बनाई है जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाई है और वो करती क्या है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक डिवाइस है, फिल वक्त के लिए आपको इतना ही पता होना चाहिए, जो चार्जेस को स्टोर करती है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कई जगह पे वो एनर्जी को स्टोर भी लिखा होता है, लेकिन ये चार्जेस को स्टोर करती है। एनर्जी उसका उसी से हम निकालते हैं, वो कैसे हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस की नेचर को पढ़ा और इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड को पढ़ा। हमने पढ़ा जी कि फील्ड को मैनेज करके हम मिल्किन्स मेथड में कि कोई चीज़ को हम सस्पेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। सस्पेंड से मुराद मोहलिक, और हम मैनेज भी कर सकते हैं उसकी मूवमेंट को। उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल की सूरत में सेव हो जाती है, ठीक है। तो आज उसका हम प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव देखेंगे कैपेसिटर्स में कि किस तरह से हमने चार्जेस स्टोर करने हैं, लेकिन किस तरह से करने हैं, क्या एनालॉजी है, वो सारा कुछ हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, कोई भी साइंटिफिक अप्रोचेस होती हैं ना, वो होती हैं दो तरह की, ठीक है। एक होती है एनालिटिकल, या आप कह लें क्वांटिटेटिव, और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है जी, मैं कहूँ जी कि चाय गर्म है, तो वो एक क्वांटिटेटिव होगा जी कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कितनी गर्म है। लेकिन क्वालिटेटिव क्या होता है जी, मैं कहूँ जी कि इंसान का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो वो एक क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव स्टडी है। तो इसी तरह से ये जो कैपेसिटर्स के बारे में सबसे पहले जो फार्मूलाज दिए गए, वो दिए गए क्वांटिटेटिवली, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशंस को यूज़ करते हुए। तो वो था क्या जी, एक मिनट हम पहले देखते हैं जी। कैपेसिटर हमने डिस्कस किया जी कि ये चार्जेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक डिवाइस है, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन डिपेंड करती है, लेकिन जो सबसे हमारे पास ईजी अप्रोच है जिससे हम समझेंगे भी, जो हमने पहले भी डिस्कस की है, वो पैरेलल प्लेट है। तो हम इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से समझेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है जी, दो कंडक्टिंग वायर्स प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जो बाहर किसी डीसी सोर्स के साथ लगी होती हैं, और इनमें फील्ड होती है, और ये स्मॉल डिस्टेंस डी से सेपरेटेड होती हैं, और इनमें जो फील्ड को ई कह लेते हैं हम, ठीक है, और जो पोटेंशियल हम दे रहे हैं उसे कैपिटल वी कह लेते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें। तो इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या सामने फॉर्मूला आया जी, उन्होंने कहा जी कि हम जितना पोटेंशियल देंगे, ठीक है, उतना ही हमारा ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। अब ये क्या बात हुई? अब ये बात हुई जी कि हमारे पास बैटरी है ना जी, डीसी बैटरी हमने लगाई है। तो फ़र्ज़ करें मैं इससे 5 वोल्ट देता हूँ,
तो 5 वोल्ट जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के दरमियान में। अगर मैं 10 दूंगा तो 10 का डिफरेंस होगा इन दोनों के दरमियान में, यानी कि जितना मैंने पोटेंशियल दिया उतने ज़्यादा चार्ज स्टोर हो गए। ठीक है, उतने ज़्यादा चार्ज आ गया, उतनी ज़्यादा ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट चार्ज हो गई। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप ये देखेंगे ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन या इन्वर्सली प्रोपोर्शन का साइन, तो वो सारे एनालिटिकल अप्रोचेज़ ही हैं, सारी अप्रॉक्सीमेटिव अप्रोचेज़ ही हैं। तो जब भी हम इस साइन को ख़त्म करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन को ख़त्म करते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा ये कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। तो जब हमने पढ़ा था तो हमारे टीचर ने कहा था जी कि आप ये कांस्टेंट रखेंगे जी आपके नाम का जो फर्स्ट लेटर है, जिस तरह मेरा नाम जहाज़ेब है तो मैं इस कांस्टेंट को जे कहता था। ठीक है, आगे जाके फिर हम अपनी आसानी के लिए इसे सी कहते हैं, लेकिन आप अगर मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं और नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो इस कांस्टेंट की जगह पे आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर ही लिखें, ताकि थ्रू आउट द स्टडी आपको पता रहे कि दिस इज़ जस्ट अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एनालॉजी आ गई। अब ये जो सी है इसे हम कहते हैं जी कैपेसिटेंस। ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और चूँकि हम कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे हैं तो ये कैपेसिटेंस इसे कहेंगे। ठीक है, और ये होती क्या है, ये एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस हैं। ठीक है, कि कितना कोई एबल है ठीक है, इसके लिए अगर हम फार्मूला डिराइव करें तो ये सी इधर रह जाएगा, ये वी बाय क्यू आ जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ना, इसके बारे में एक बड़े इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, वो ये है कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है ना, वो जो ज़्यादा बुनियादी यूनिट होता है ना, डिपेंडेंट एक वैल्यूज़ होती हैं, एक इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो इसमें जो चार्ज स्टोर होगा ना वो डिपेंडेंट होगा। तो पहले हम डिपेंडेंट को लिखते हैं, डिपेंडेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं। इस अप्रोच से आपको समझाने का फ़र्क क्या मकसद था जी, कि चूँकि ए लेवल्स के बच्चे होते हैं तो उनके इक्वेशंस ऐसे भी आए थे कि वाई कैन नॉट बी राइट v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू q इंस्टेड ऑफ q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू v। तो इसकी वजह यही है, इधर जो है वो हम अपना डिपेंडेंट रखते हैं और इधर इंडिपेंडेंट रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम करेंगे जी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे, तो ये वही वाला सी है अल्टीमेटली, एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस है। तो हम ये एनालॉजी यूज़ करेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। तो इससे हमारे पास सी इधर रह जाएगा q, और ये उसके बटे में चला जाएगा, तो q ओवर v हो गया। ठीक है जी, तो एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस है, तो इसका अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट हमने पढ़ा है जी के फॉर्मूले से होते हैं। तो चार्ज का हो गया जी कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया जी वोल्ट हमने कहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कूलम पर वोल्ट, जिसे सी इस तरह से भी लिखेंगे, लेकिन हमने रिगार्ड करने के लिए इसकी चूँकि आगे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, यूजेज बहुत ज़्यादा है, और मेरा थीसिस भी जो था वो सुपर कैपेसिटर्स पे ही था बाय द वे एमफिल का, तो इसे हम फैरड कहते हैं उस बंदे को रिगार्ड करने के लिए जिसने ये सारा कुछ डिस्कवर किया था। फैरड केज भी उन्होंने बनाई थी, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। तो फैरड जो है इसका यूनिट है जी कैपेसिटेंस का। ये होती क्या है जी, ये असल में अगर हम इसके फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन करें तो वो होगी जी चार्ज स्टोरेज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। चार्ज स्टोर्ड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 1 वोल्ट। तो उस वक्त जो चार्ज उस पर स्टोर हो जाएगा प्लेट में, वो कैपेसिटेंस जो होगी उसे हम कैपेसिटेंस कहेंगे। ठीक है, उसे 1 फैरड कहेंगे हम। ठीक है, 1 फैरड तब होगा जी जब एक कूलम चार्ज एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर सेव हो, तो तब जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरड होगी। तो ये सारी चीज़ें तो बुनियादी हैं, आप पढ़ ही लेंगे। हम कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जी। तो अब तक हमने पढ़ा है जी
कि हमने कैपेसिटर को पढ़ना है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है चार्जेस को स्टोर करने की और यूज़फुल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करने की, वो किस तरह से हम देखेंगे बाद में। तो अभी आप कहें जी मुझसे कि सर ये तो शॉर्ट है, पोटेंशियल हम बाहर बैटरी से देख लेंगे, लेकिन ये जो चार्ज है ये मुझे बताएं कि ये हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि चार्ज को तो हम गिन नहीं सकते वैसे। वो बाकी और मेथड है और बड़े कम्प्लेक्स हैं, को आसान करें। तो हम तो हैं ही जी आसानी पैदा करने के लिए सारे साइंसदान। तो हम इनकी यूनिट कन्वर्जन्स, पैरामीटर्स कन्वर्जन करेंगे, वेरिएबल कन्वर्जन करेंगे। वेरिएबल कन्वर्जन क्या करेंगे, तो एक टॉपिक आप उसके साथ ही पढ़ेंगे, वो हो जाएगा जी कैपेसिटेंस ओरिएंटेड हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही क्यों कहा जाता है? हमने कहा जी कि हम दो प्लेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि अगर ये पैरेलल प्लेट है तो कोई और सिमेट्री भी होगी। तो वो कौन सी होती है जी? एक इस तरह से होती है राउंड शेप की, कि मतलब उसके दरमियान में एक चार्ज वो होता है और जो बाकी जो उसके सारा बाहर वाला है वो दूसरा चार्ज होता है। तो इस तरह के कैपेसिटर भी होते हैं, मुख्तलिफ सिमेट्रीज़ के होते हैं। तो हमने कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखनी है, वो किस तरह से होगी जी? ठीक है, तो अब तक हमने कहा जी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाय Q बाय V। तो अभी पूरे चैप्टर का सम होने वाला है, तो हम देखते हैं जी कि आपको कितना याद है। तो सबसे पहले हमने इसके को आसान फार्मूला इसकी जगह रिप्लेस करना है और इसकी जगह इसका आसान फार्मूला रिप्लेस करना है। ठीक है, तो पहले हम नीचे वाले की तरफ देखते हैं। तो इसका अगर मैं फार्मूला बदलना चाहूँ, तो आप पीछे अभी रिसेंटली आपने पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मुझे फार्मूला बताएं जी। डेफिनेशन ही अपने जहन में सोचें, अपनी एवेल्यूशन खुद ही करें, या ऑनलाइन क्लास होती तो ज़्यादा मज़ा आता। तो अभी मैं बता देता हूँ, ग्रेडियंट का लफ्ज़ जहाँ पर भी आएगा, वो पीछे वीडियो है आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। ग्रेडियंट से मुराद है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट जी? विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है, तो ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन की थी। इसके साथ नेगेटिव भी था जब ये वेक्टर्स होंगे, लेकिन अभी हम जो है वो सिर्फ उसकी डायरेक्शंस वगैरह को डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि उसकी जो फिगर्स हैं उसी को डिस्कस कर रहे हैं। हमने फार्मूला ड्राइव करना है, तो इससे मैंने v की जगह रिप्लेस करना था, तो इसे मैंने v के हिसाब से मोल्ड कर लिया। तो v इधर रहेगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ed हो गया जी। ठीक है, तो ये हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट से निकाला है, ये आपने याद रखना है। तो एक फार्मूला ये हो गया जी, इसे हम रिप्लेस कर देंगे। अब इसे मज़ीद आसान करूँ, मैं कहूँ जी कि मेरे पास तो ये भी नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल इंटेंसिटी अब मैं कैसे निकालूँ? ठीक है, तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। तो आपने गॉस लॉ की एप्लीकेशंस तो पढ़ी होंगी, वो पिछली से पिछली वीडियोस थी। तो उसमें आप मुझे बताएं, जब हमने दो पैरेलल प्लेट्स ली थी ऑपोजिटली चार्ज और एक गॉसियन सरफेस ली थी, ठीक है, और सरफेसेस को नाम दिए थे, तो उससे जो हमने इंटेंसिटी निकाली थी वो क्या थी? याद करें, वो थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, जिसमें सिग्मा जो था ये चार्ज डेंसिटी था। ठीक है, और ये जो था ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस था। ठीक है, तो इसे हम उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं जी। तो v इज़ इक्वल टू सिग्मा d ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक को मसला तो नहीं जी। अब देख लें, हम सारे चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी फिनोमिना आ गया, गॉसेस लॉ का भी फिनोमिना आ गया, उसकी एप्लीकेशन भी आ गई। तो ये तो हो गया जी जो हम रिप्लेस करेंगे। इसे मज़ीद भी आसान कर सकते हैं, लेकिन आप आगे जाके देखेंगे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे मज़ीद कैसे कर सकते हैं? चूँकि हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, तो हम चार्ज डेंसिटी को Q, यानी चार्ज डेंसिटी होती है ना, चार्ज स्टोर पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन हम ना
चार्ज डेंसिटी के पैरामीटर्स में क्यू वाला को फॉर्मूला निकाल लेते हैं और बाद में ये कट जाएंगे। तो अभी मैंने जी क्यू को मोल्ड करना है, तो इसी से मैं करूँगा जी। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जी क्यू ओवर ए। अच्छा, पहले हम स्मॉल क्यू पढ़ रहे थे, अब हम कैपिटल क्यू पढ़ रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या चाहिए जी, मुझे चाहिए क्यू, क्योंकि इस फॉर्मूले में क्यू रिप्लेस होना है, तो क्यू इधर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा ए, ठीक है। तो कोई मसला यहाँ तक कोई नहीं है जी। तो ये मैंने सिग्मा ए पुट कर दिया जी इधर, और वी की जगह पे उसका फॉर्मूला। तो क्या बनेगा जी, C इज़ इक्वल टू सिग्मा ए वो वाला ओवर वी है जी सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो थोड़ा सा इसे आसान कर देता हूँ। फ़र्ज़ करूँ मैं कहता हूँ जी 2/3/6 है, तो इसको आसानी से मैं कैसे लिखूँगा, 2 ज़रब 6/3, ठीक है, इस तरह से लिखूँगा। उसी तरह से इसे मैं आसान कर लेता हूँ, सिग्मा ए मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ओवर सिग्मा डी, ठीक है। तो अभी ये सिग्मा इससे कट जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा जी, कैपेसिटेंस में एप्सिलॉन नॉट ए और डी, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं जी, अब हम जो है वो आसान तरीन यूनिट्स पे पहुंच गए हैं। आप कहेंगे जी कि वो कैसे, एरिया जो है आपके पास पैरेलल प्लेट का सेटअप है ना, तो आप जो है इस सारे एरिया को तो मेजर कर सकते हैं जिस एरिया की आपने प्लेट लगाई हुई है, ठीक है। तो ये उसका एरिया मेजर हो सकता है। तो एक पैरामीटर ये वाला भी डन हो गया। डी यानी उन दोनों में डिस्टेंस है, तो ये भी फिज़िकली मेजरेबल है इजीली, इतना तो नहीं होता, थोड़ा होता है, तो ये भी ठीक हो गया। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, क्योंकि हम वैक्यूम की बात कर रहे थे अभी। हम आइडियल कंडीशन में सारी डेरिवेशन करते हैं ना, तो इसका भी हमारे पास एक आइडियल वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो तीनों ऐसे पैरामीटर्स आ गए हैं जो आसान तरीन हैं, जो फिज़िकली मेजरेबल है। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है। तो यहाँ तक हम एक बार रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जी हमने क्या कहा जी, हमने कैपेसिटर को डिस्कस करना है जो कि फ़िज़िकल एप्लीकेशन है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की, ठीक है। कैपेसिटर होता क्या है जी, चार्ज स्टोरेज मैकेनिज़्म है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है। हमने कहा जी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V ही लिखना है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q नहीं लिखना, क्योंकि हम पहले डिपेंडेंट लिखते हैं, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, फिर इंडिपेंडेंट लिखते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव है और ये क्वांटिटेटिव जो है वो हमने स्टडीज़ का, आज मैंने कहा जी कोई चीज़ गर्म है, ठीक है, तो वो अप्रॉक्सीमेशन थी, वो क्वालिटेटिव है। मैं कहूँ जी 37 डिग्री हमारा टेम्परेचर है, तो वो क्वांटिटेटिव है, वो ज़्यादा डिफेक्ट है। तो क्वालिटेटिव स्टडी थी ये, जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शन आते हैं। इसको हमने ख़त्म किया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा, जिसका नाम यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली कैपेसिटेंस कह दिया जी। अब ये होती क्या है जी, ये एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस है, और इसको अगर मैं मोल्ड करूँ सी के लिए तो ये Q ओवर C हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, ये मैंने आपको लिख कर बताया, क्योंकि इससे अगर फॉर्मूला हम ड्राइव करें तो वो V ओवर Q बन जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया भी था एक बार A लेवल्स के पेपर में, खैर ठीक हो गया जी। तो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी होती है कैपेसिटेंस, ये होता क्या है जी, चार्ज स्टोर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 1 वोल्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला, इसके यूनिट क्या होंगे जी, कूलम्ब पर मीटर, लेकिन फैरड साहब को रिगार्ड करने के लिए हमने इसका फैरड नाम दे दिया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं जी कि ये सो सर ये तो चलें, पोटेंशियल तो हम बाहर बैटरी से देख लेंगे कि कितना अप्लाई किया है, चार्जेस को कैसे अप्लाई करेंगे, चार्जेस को कैसे लिखेंगे अगर हमने फ़िज़िकली कैपेसिटेंस निकालनी है। तो उसके लिए हम आसान यूनिट्स पे, ऐसे पैरामीटर्स पे, ऐसे वेरिएबल्स पे जाएंगे जो आसानी से मेजरेबल हैं। तो उसके लिए हम टाइटल देंगे जी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें हमने कहा जी कि पैरेलल प्लेट की हम बात करते हैं,
ये वाला सेटअप है। इसके अलावा और भी सेटअप है, और भी ज्योमेट्रीज हैं कैपेसिटर्स की, लेकिन वी आर कंसर्न्ड अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम आ गए जी इधर। तो इस फॉर्मूले को हमने आसान करना है, तो हम इसकी जगह भी कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसकी जगह भी। तो हम पूरे चैप्टर के जो फार्मूलाज हमने पढ़े हैं उनको हम बरोए कार लाएंगे। तो सबसे पहले तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को याद करते हैं। उसमें हमने कहा था जी कि इंटेंसिटी जो होती है वो होती है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। वहाँ पे यहाँ पे आर था, यहाँ पे नेगेटिव था, और ये दोनों ये वेक्टर्स थे, लेकिन अभी हम सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड से कंसर्न है। तो यहाँ से हमने v को निकाला तो ed बन गया, d उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। फिर हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन में देखा, वो जो थर्ड वाली थी पैरेलल प्लेट में, हमने ये गॉसियन सरफेस ली थी, इनको नाम दिया था, तो उससे ये वाला फार्मूला आया था हमारे पास इंटेंसिटी का। तो इस फार्मूले को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो v जो पोटेंशियल है वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ओके हो गया। अब हमने ये जो है ये है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी का हमने यूज़ पहले कहाँ किया है, तो हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस में किया है। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी भी होती है, लेकिन हम सिर्फ एरिया डेंसिटी की बात करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास प्लेट है ना तो वो 2 डायमेंशन दिया है, वॉल्यूम के लिए वो 3 डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से तो इससे हमने Q निकाल लिया जी सिग्मा ए। तो अब Q भी आ गया, V भी आ गया, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमने ये नॉलेज आ गई। तो हमने इससे समझा जी अगर 2/3/6 हो तो मुझे आसान करके ऐसे लिखना चाहिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 6/3। तो वही यहाँ पे हमने किया है, सिग्मा ए इधर, ये ऊपर और उसके नीचे ये कट गए, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें ए भी आसानी से मेजर किया जा सकता है, डी भी आसानी से किया जा सकता है, और एप्सिलॉन नॉट भी जो है वो आसानी से ही कैलकुलेट हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये डिपेंडेंट किन किन चीज़ों पे है कैपेसिटेंस। तो एक तो ज्योमेट्री पर है। ठीक है, ज्योमेट्री पर किस लिए, क्योंकि इसमें एरिया का फैक्टर आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारे पास कोई और ज्योमेट्री होती तो हो सकता है उसमें वॉल्यूम आता। तो एक तो ये ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है, दूसरा एप्सिलॉन का फैक्टर आ रहा है। डिस्टेंस तो होगा ही होगा। एप्सिलॉन क्या क्या होता है जी, ये होता है, इसे पता नहीं डाइलेक्ट्रिक में कहूँ, नहीं, हाँ इसे मीडियम कहता हूँ। तो मीडियम, तो ये भी मीडियम डिपेंडेंट है। इससे पहले हमने कूलम्स लॉ में भी पढ़ा था, वो भी मीडियम डिपेंडेंट था। तो अभी तो हम बात करें ये है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, मीडियम हमारे पास वैक्यूम है। तो अगर किसी मीडियम को हो, वैक्यूम की जगह हमारी जो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, तो उसमें मैं कुछ रख देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं लकड़ी रख देता हूँ, हवा पानी कुछ भी हो सकता है, रख देता हूँ वैक्यूम की जगह कुछ भी, तो फिर क्या असर होगा। तो तब हमारा ये जो फार्मूला है वो कैपेसिटेंस इन मीडियम हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट, तो पहले था, ओवर डी, तो इसके साथ एप्सिलॉन आर भी हो जाएगा। तो ये पहले भी हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है जी, ये हुआ है आपके कूलम्स लॉ के टॉपिक में। ठीक है, जहाँ पे हमने डिपेंडेंसी ऑन मीडियम पढ़ा था उसकी, तो वहाँ पर भी हमने ऐसा केस किया था। तो एक क्वेश्चन आता है जी कि मीडियम जो है वो अदर देन वैक्यूम हो कोई, तो हमारी कैपेसिटेंस बढ़ती है या कम होती है। तो हमारी कैपेसिटेंस बढ़ती है, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ऊपर मौजूद होता है। तो ये वाला जितना भी फिनोमिना बनेगा उससे मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़्यादा वैल्यू दी आएगी। ठीक है, नॉमिनेटर बढ़ रहा है, ऊपर वाला नॉमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो नॉमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी। तो डाइलेक्ट्रिक, अच्छा, जो भी मीडियम हम रखते हैं ना दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में, तो इसे कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ये आमतौर पर इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं होते। ऑल डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर बट नॉट ऑल इंसुलेटर्स आर डाइलेक्ट्रिक्स। तो कुछ क्राइटेरिया है किसी भी इंसुलेटर के लिए डाइलेक्ट्रिक होने का। ठीक है, तो ये है जी। तो अब एक क्वेश्चन बनता है जी कि सर आपने हमें कह दिया जी कि चार्ज स्टोर तो हो जाता है, लेकिन होता कैसे, फार्मूला भी आपने ड्राइव करवा दिया, लेकिन को फिज़िकली काम करवाएं ना, को बताएंगे किस तरह से होता है, को समझने वाली बात करें। फार्मूला तो आ गया, तो हम देखते हैं जी प्रैक्टिकली कैसे होता है।
अच्छा, इसके अलावा ये जो फ्री स्पेस, ये परमेबिलिटी ऑफ मीडियम है, अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहूँ तो ये कैपेसिटेंस इन मीडियम ओवर कैपेसिटेंस इन वैक्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है, आप देख लेंगे, आप मेरे स्टूडेंट हैं, बुक से भी देखेंगे तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। तो हम मेन बात कर रहे थे जी कि हाउ द चार्ज गेट डिपॉजिट, हाउ द चार्ज गेट स्टोर। तो हमने वो देखना चाहिए कि किस तरह से होता है, ठीक है, और ये मीडियम किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। तो बच्चों, हम जो हैं इधर दोबारा से वही पैरेलल प्लेट्स बनाएंगे। आपने बिल्कुल पैरेलल बनानी है, आपकी ड्राइंग मेरी उम्मीद है कि मुझसे बेहतर ही होगी। तो इसके अंदर फ़र्ज़ करें मैंने कोई एक मीडियम रखा है। अच्छा, होगा अब क्या जी, होगा कुछ यूँ, एक फिनोमिना है, आपने शायद पढ़ा हो, पोलराइजेशन। ठीक है, सो दिस इज़ द कॉज, बिकॉज ऑफ व्हाट हमारा चार्ज स्टोर हो जाता है। तो कैसे जी होता है जी, तो पोलराइजेशन या पोल, इस लफ्ज़ को आप अगर गौर से पढ़ें, ठीक है, बारीक से पढ़ें, तो कोई लफ्ज़ पोल्स की तरह आपको होते हैं। हम तो पोल्स क्या होते हैं जी, जिस तरह अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, और अगर आप ग्राउंड अगर जाते हैं तो वहाँ फुटबॉल के पोल्स होते हैं। ठीक है, पोल्स क्या होते हैं, दो अपोजिट साइड्स होती हैं, दरमियान में प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, तो फुटबॉल को वो पोलों के दरमियान फेंकना होता है, तो वो भी पोल है। तो पोल इज़ समथिंग विच इज़ ऑपोजिट, तो ऑपोजिट बन जाते हैं। तो आम तौर पर तो जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के दरमियान में न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, कोई भी आम स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, और ओवरऑल जो है वो ये न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हम इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रख देते हैं और बाहर से हम कोई बैटरी को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो अब क्या होता है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर फ़र्ज़ करें इस तरफ पॉजिटिव है, ठीक है, फ़र्ज़ करें, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा झुकाव रखते हैं उस तरफ, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज अगर इधर नेगेटिव है तो थोड़ा सा ऑपोजिट जेंडर की तरफ झुकाव होता है। ठीक है, जेंडर से आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए, ठीक है, और ये इस तरफ आ जाएगा तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो इसकी ओवरऑल जो सिमेट्री है ना वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है। ठीक है, लिटिल बिट, तो थोड़ा सा ये टिल्ट हो जाता है, पॉजिटिव एक साइड पे, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ हो जाता है। तो सेम इज़ द केस हेयर, यानी ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट पॉजिटिव उधर। तो सेम अब यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ पे ये सारे नेगेटिव हैं, तो मतलब इस तरह से ये सारा चलता जाएगा निज़ाम। ठीक है, कहाँ तक चलेगा जी, ये देखिए इस तरफ पॉजिटिव आ गए सारे, तो इसके ऑपोजिट इधर नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस फिनोमेना, दिस वेरिएशन इन द ओवरऑल न्यूट्रल स्ट्रक्चर कह लें या सिमेट्री कह लें, तो इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो यही कॉज करती है कैपेसिटेंस में। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक को यूज़ करने से आपकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ती है या कम होती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा भी जाता है, तो हम देखते हैं जी। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास फार्मूला जो बुनियादी है कैपेसिटेंस का, जो बाय डेफिनेशन है वो तो Q/V है ना जी। ठीक है, तो अब देखेंगे कि अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट्स को हो सेटअप ऐसा, फ़र्ज़ करें ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, बाहर हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ, बैटरी भी है, ठीक है, और पहले खाली है और उसके बाद जो है इसके बीच हमने कोई मीडियम रख दिया है, तो ज़ाहिर सी बात है अब जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। अच्छा, कैसे कम होगा जी, को फिज़िकल एग्जांपल से हम कोशिश करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इन दोनों प्लेट्स में डिफरेंस है। तो फ़र्ज़ करें आप और आपका दोस्त है, ये हो गए जी आप, ठीक है, ये हो गया जी आपका मित्र, आपका दोस्त, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों की को डिस्कशन हो रही है ज़रूरी टॉपिक पे।
ठीक है। बीच में कोई तीसरा आदमी आ जाता है और वो आके आप दोनों की बात को काट देता है और आप दोनों से डिस्कशन करने लग पड़ता है, तो आपका ध्यान अपने दोस्त की तरफ से या अपनी दोस्त की तरफ से और आपके दोस्त का ध्यान आपकी तरफ से घट जाता है और ध्यान इस तरफ चला जाता है, अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो आपकी आपस में जो कनेक्शन बन रहा होता है वो तो कम हो जाता है ना, ठीक है। इसी तरह से जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाता है पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, तो आपका जो आपस का इन दोनों प्लेट्स का आपस का इंटरेक्शन था वो तो कम हो जाएगा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज़ करता है। तो जब पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है तो हमने कहा ना जी कि ये नॉमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। अब फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी कि कोई भी पैरामीटर x जो है ये बराबर है 6 बटा नहीं, मैं कहता हूँ जी ये बराबर है 12/3 के, ठीक है। और कुछ देर बाद मैं कहता हूँ जी कि ये बढ़ के हो गया है जी कितना 12/4, ठीक है। तो फ़र्क क्या पड़ा है जी, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ा है और ओवरऑल जो फ़र्क है वो आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि चूँकि पोटेंशियल कम होता है, डिक्रीज़ हुआ है और ये वही है, तो आपकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, उसको न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से कैपेसिटेंस। अब इसके बाद और ज़्यादा डिस्कशन आ जाती है कि हम इसमें एनर्जी स्टोरेज किस तरह से होती है और चार्जिंग डिस्चार्जिंग किस तरह से होती है, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक तो हमने सारा डिस्कस किया हुआ है। तो उसके बाद डाइलेक्ट्रिक का फिनोमेना है, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक यूज़ करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है, ये भी हमने पढ़ लिया जी, ठीक है। डिनोमिनेटर डिक्रीज़ होता है तो इस वजह से। तो ठीक हो गया जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको खूब प्रैक्टिस करें और इसको फिज़िकली कोई जो है ना इंटरलिंक करके दूसरों को समझाएं, तो फिर ही आपको ये याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा। दूसरों को पढ़ाएं, पढ़ाने से ही सिर्फ आपको ये याद हो सकता है। मिलते हैं जी अगली वीडियो में।